नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध के संस्कृत ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चर्चा की थी आर्यभट्ट की। और आर्यभट्ट के जो स्टूडेंट जो थे, अनुयायी थे, उनको क्या कहा जाता था, उनके बारे में लास्ट कक्षा में हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं पालकप्पे नाम का एक पशु चिकित्सक थे। पालकाप्पे भी आता है, पालकप्पे भी आता है। तो पालकाप्पे नाम का एक पशु चिकित्सक था, जिसने हस्तायुर्वेद लिखा था। ये क्या था? पशु चिकित्सक थे। और ये किससे संबंधित था? हाथियों के इलाज से। ठीक है। इनका ग्रंथ जो था वो था हस्तायुर्वेद। फिर बात करते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सक थे। वर्तमान में आयुर्वेद बड़ी फेमस है। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे ये। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है। आयुर्वेद के ये चिकित्सक थे और निघंटु के लेखक थे। निघंटु के लेखक ये थे। इसके बाद में वाग्भट आते हैं। वाग्भट या बाघभट्ट, इनकी दो रचनाएं हैं प्रमुख, एक अष्टांग हृदय और एक अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ध्यान में रख लेना। वाग्भट के बाद में आता है वैशेषिक शाखा का जो अणु सिद्धांत है, वो गुप्त काल का ही है। अणु सिद्धांत जो है वो गुप्त काल का है। वैश्विक शिक्षा का जो अणु सिद्धांत है वो आपका गुप्त काल का है। नागार्जुन जो था उसने रथ चिकित्सा रस चिकित्सा प्रणाली द्वारा सोना, चांदी, तांबा की जो धातुएं थी, धातुओं से भस्म से, धातुओं की जलाकर भस्म बनाई जाती है ना, भस्म से रोगों का इलाज या रोगों को ठीक करने की दवा बनाई या रोगों की चिकित्सा की। नागार्जुन जो थे, इन्होंने रथ चिकित्सा प्रणाली द्वारा सोना, चांदी, तांबा की जो धातुएं थी उनकी भस्म रोगों की चिकित्सा तैयार की। फिर
एक आते हैं सुश्रुत। जिनकी चर्चा करते हैं हम, सुश्रुत शल्य चिकित्सा के प्रणेता थे। ऑपरेशन करने में बड़े एक्सपर्ट थे, है ना। शल्य चिकित्सा के प्रणेता। 121 उपकरणों का उल्लेख मिलता है इनकी शल्य क्रिया में। का उल्लेख मिलता है, ये शल्य क्रिया के थे। शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख हमें मिलता है, ये थे सुश्रुत। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम वराहमिहिर। वराहमिहिर जो थे वो, इनका जन्म 6ठी सदी में उज्जैनी में हुआ था। वर्तमान जो इंदौर है, उज्जैनी में हुआ था। ठीक है। इनकी पुस्तक जो है पंचसिद्धांतिका। पंचसिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता। बृहद जातक, बृहद संहिता। लघु जातक, विवाह पटल। लघु जातक किताबें ध्यान में रख लेना भी। विवाह पटल, योग माया, इसका अर्थ होता है यात्रा। इसका अर्थ हो गया योग माया, का अर्थ हो गया यात्रा। पंचसिद्धांतिका मिलती है बृहद जातक, बृहद संहिता। दोनों बृहद बृहद है, संहिता और जातक है। लघु जातक, ठीक है, बृहद और लघु, लास्ट में दोनों के जातक लगे हैं, तो ये तीनों किताबें तो याद रह जाएगी। विवाह पटल, योग माया। योग माया का अर्थ होता है यात्रा। अब इसकी मुख्य जो बातें हैं, विशेष रूप से जो इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, ये ज्योतिष से अधिक, जितना ये ज्योतिष के जानकार थे, ज्योतिष से अधिक ये ज्योतिष के इतिहासकार थे। इतिहासकार थे। ये थी बातें। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का लगाती है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये थी वराहमिहिर की कुछ बातें। पुस्तकें जरूर ध्यान में रख लेना भी। इनकी जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी है? पंचसिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया और
योगमाया का अर्थ हो गया यात्रा, वृहद जातक, वृहद संहिता और लघु जातक। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान के थे। इनका जन्म जो है वो 7वीं सदी में हुआ था और कहाँ हुआ था? भीनमाल में। भीनमाल राजस्थान के वर्तमान के जालोर जिले में है, जहाँ ईसबगोड़, जीरा है ना, ये होता था। पिता का नाम विष्णु था। कोई नहीं पूछते, लेकिन ये लाइन ध्यान में रखना भी कहाँ के थे, तो भीनमाल के थे। भीनमाल की जूतियाँ जो है वो बड़ी प्रसिद्ध होती है। पुस्तक जो है इनकी, 2 पुस्तक है इनकी। एक ब्रह्म सिद्धांत, दूसरी है आपकी खंड खाद्य। ये ध्यान में रखना है आपको। पुस्तकें जो दोनों हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये जो विशेष की अगर बात करते हैं तो ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण था, कि हर चीज़ को पृथ्वी खींचती है ना, न्यूटन महोदय ने दिया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पूर्व कल्पना के सिद्धांत की पूर्व कल्पना की। इनसे पहले ये कल्पना कर देते हैं कि पृथ्वी जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत की पूर्व कल्पना ये ब्रह्मगुप्त महोदय जो है वो कर देते हैं। और अरबों में ज्योतिष के प्रचार का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरबी जो थे, अरबों में ज्योतिष का प्रचार का श्रेय इन्हीं को है। ज्योतिष प्रचार का श्रेय इन्हीं को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं भास्कर प्रथम की। भास्कर 2 ये हैं, एक भास्कर प्रथम है, एक द्वितीय है। भास्कराचार्य भी हम इन्हें कहते हैं। तो भास्कर जो प्रथम है 7वीं सदी में थी, 7वीं सदी में हुए। और इन्होंने जो आर्यभट्टियम थी, इस पर इन्होंने एक टीका लिखी थी। आर्यभट्ट की जो आर्यभट्टियम थी उस पर इन्होंने एक टीका लिखी थी और उसका नाम था अस्मक तंत्र। आर्यभट्टियम पर टीका, अस्मक तंत्र, ये ध्यान में रखना भी। अस्मक तंत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं भास्कराचार्य द्वितीय। या भास्कर द्वितीय, इनका जन्म होता है खानदेश में। खानदेश कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। का जन्म कहाँ पर होता है? खानदेश में। और पुस्तक जो है इनकी है सिद्धांत शिरोमणि। इम्पोर्टेंट पुस्तक है भी। भास्कराचार्य द्वितीय की है पुस्तक जो है वो सिद्धांत शिरोमणि। इनको
ऊपर लिख देता हूँ। तो यह 4 बातें जो है इनकी हैं। इनको कलन गणित यानी कैलकुलस, कलन गणित यानी कैलकुलस का आविष्कारक माना जाता है, का आविष्कारक माना जाता है। अन्य एक बात और आती है इनकी, जो इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 भाग हैं। चार भाग हैं। लीलावती, लीलावती वैसे बम्बई में हॉस्पिटल है भाई। बीज गणित, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोला। गोला लीलावती जो है लीलावती को पाटीगणित भी कहते हैं। पाटीगणित भी कहते हैं, लीलावती को पाटीगणित भी कहते हैं। और इस पाटीगणित का अनुवाद जो है, का अनुवाद मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का भाई जो नागौर के थे, फैजी ने किया। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि भास्कराचार्य जो थे, द्वितीय जन्म इनका खानदेश में होता है, खानदेश महाराष्ट्र में है। इनकी पुस्तक जो है वो सिद्धांत शिरोमणि है। और पुस्तक जो सिद्धांत शिरोमणि है उसको 4 भागों में बांटा गया है। लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोला। लीलावती को पाटीगणित भी कहते हैं, ठीक है। और इस पाटीगणित का अनुवाद जो है वो मध्यकाल या मुगल काल की बात करते हैं तो अकबर का जो नवरत्न होते हैं उनमें एक होता है अबुल फजल का भाई फैजी, जो अपने राजस्थान के, इनका पिता जो है वो राजस्थान के नागौर के होते हैं। और इसका मुगल काल में इसका अनुवाद किया था। इनको कलन गणित जो है, जिसे कैलकुलस कहते हैं, कैलकुलेट या कैलकुलस कहते हैं, उसका आविष्कारक माना जाता है। ये थी आपके गुप्त काल की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बातें। अब कुछ अपना एक छोटा सा टॉपिक इसमें बच गया है कि जो शब्दावली है, गुप्त युगीन जो शब्दावली है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। कुछ 10-15 शब्द हैं गुप्त युगीन शब्दावली। मुख्य जो है परीक्षा की दृष्टि से
उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है वापी या तड़ाग। इसका अर्थ होता है तालाब। इसके बाद में शुल्क। व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। कासवान ये होता है नाई। तांबुल पान, असम में भी आजकल तांबुल ही बोलते हैं, तांबुल पान या सुपारी के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है। भिल जो व्यक्ति शिकार कर कर अपना जीवन यापन करते थे, आखेट से जीविका चलाने वाला। आखेट का अर्थ होता है शिकार। आखेट से जीविका चलाने वाला। कंकार, आजकल इस शब्द को भूल गए हैं। बर्तन बनाने वाला जो होता है उसे ठठेरा बोलते हैं, तो ठठेरा। ठीक है। फिर है वायु व पानी के देवताओं की पूजा के लिए दिया जाने वाला कर। वो कहलाता था वात भूत। वायु व पानी के देवताओं के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वात और भूत। पूग नगर में निवास करने वाली समिति, चर्चा कर चुके हैं। नगर में निवास करने वाली समिति। तांबुल का पान हो गया। दशक, दशक। मछुआरा, मछलियों को मछुआरा, मछलियों को पकड़ने वाला। फिर आप लिखिएगा गुप्त निधि। गुप्त निधि जिसका अर्थ है राजकीय संपत्ति। राजकीय संपत्ति। मृत्तिकार, कुंभकार। गंधर्व, इत्र बनाने वाले, गंधी वाले, गंधिक। गांधी जो नाम है वो इन्हीं से आया था, गंधर्व या गंधिक से। जो वर्तमान में जो गांधी जाति है ना, वो गुजरात में इत्र बनाने का पहले कार्य करती थी और इससे ये नाम आया है। अंतपीलक, अंतपीलक कच्चा तेल जो निकालने वाले हैं ना, तेली जिसे हम कह सकते हैं।
तेली, तेल निकालने वाले तेली। शिरीन, शिरीन। बंटाई पर कार्य करने वाले जो किसान थे, बंटाई पर खेती करने वाले, खेती करने वाले किसान। शिरीन के बाद में आप लिखिएगा आर्दिक, आर्दिक। फसल जो होती है अपनी, है ना, फसल बंटाई करने वाली, फसल बंटाई करने वाली पृथक जाति। आर्थिक, ठीक है। आर्थिक के बाद में आप लिखिएगा देवदान। देव से पता चल जाता है ना, देवालयों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि। करमुक्त भूमि। कल्पत, इंपॉर्टेंट है भी, बिक्री कर। कल्पत जो था वो था बिक्री कर। कल्पत के बाद में आप लिखिएगा प्रमुख, इनमें आप लिखिएगा एक और आप लिख लीजिएगा मेल बार। वो लिखिएगा मेल बार। मेलबोर्न तो आपका एक क्रिकेट का मैदान है और जगह का नाम भी है, जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न है, वो ये है मेल बार। मेल बार का अर्थ है मंदिरों को अग्रहार गांव से होने वाली आय। मंदिरों को अग्रहार गांव से होने वाली आय। एक और आप लिख लीजिएगा, अंतिम शब्द आप लिख लीजिएगा, गुप्त काल का अंतिम टॉपिक का अंतिम शब्द जो आप लिख लीजिएगा अग्रहार। मेहतर का मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मेहतर का कल बता दिया था, कल या परसों की जो कक्षा थी उसमें उत्तर भारत का ऐसा कुछ बताया था कि मेहतर क्या थे, है ना। और शायद मेरे हिसाब से इतने इम्पोर्टेंट है। ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी होता था मेहतर। ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी।
अच्छा, तो साथियों आज जो अपनी कक्षा है उसमें गुप्तकाल जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।